Am I audible? Good afternoon, everyone, and thank you so much for joining in this afternoon. My name is Sanjay, and I'm from West Zone. I take care of the GTM initiatives here in West Zone. And as we all know, we are here for showcasing you yet another release of this year. This is the third release of the year. The first one was release 3.0, Tally Prime release 3.0. Second was 4.0. This is 4.1. सो एक्चुअली है तो ये एक माइनर रिलीज ही, बट बिजनेस पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ट्रेमेंडस बिजनेस पोटेंशियल है। और उसको हम लोग आने वाले टाइम में कैसे इनकैश करेंगे, कैसे उसको क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या फीचर्स इसके अंदर आए हैं और वो मासेस के लिए कैसे एप्लीकेबल हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ में पार्थ है। हेलो पार्थ, गुड आफ्टरनून। एंड पार्थ विल टेक अस थ्रू दी जो 4.1 के एनहांसमेंट हैं और जो एमएसएमई के अंदर जो एनहांसमेंट आए हैं वो हम लोग ने 4.1 के अंदर कैसे उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। प्लस जो एक जीएसटीआर 1 में कुछ चेंजेस हुए हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स, तो वो भी हम लोग ने 4.1 में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सो वी विल ऑल्सो सी दैट पार्ट एज वेल। अभी अगर आपकी जो भी क्वेरीज है, प्लीज उसको आप क्यू एंड ए में ही नोट करिएगा, ताकि क्यू एंड ए को हम एक अच्छा सा एफएक्यू बना करके आपके साथ शेयर कर पाए। और दैट्स इट, सो वी कैन स्टार्ट। सो पार्थ, ओवर टू यू फ्रॉम हियर। नो ऑडियो लफेज करा बता म्यूट छे ऊपर हो Yes, is it audible now? Okay, okay. Sorry for the lag. So we'll resume. So हमने AQM के वक्त डिस्कस किया था कि हम एक और रिलीज देंगे इस साल में, और फाइनली वो जो रिलीज है 4.1 उसके लिए आज हम फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो टैली प्राइम 4.1 जिसमें दो चीज है, एमएसएमई पेमेंट्स को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और दूसरा ई कॉमर्स में जीएसटीआर 1 में कुछ चेंजेस आए हैं जनवरी मंथ में, उसको भी 4.1 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले समझते हैं एमएसएमई
पेमेंट्स के लिए, ठीक है। सो एमएसएमई पेमेंट्स को समझने से पहले थोड़ा सा बहुत एमएसएमई के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली डोमेन रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा डीपली जाके हम समझेंगे, करेक्ट। सो एमएसएमई एवरीवन नोज की बहुत क्रिटिकल है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। कहीं पे भी बड़ी इंडस्ट्री होती है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। एमएसएमई जो है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो बनता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन है, स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे कहा जाता है, और मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज उस बिजनेस को कहा जाता है जहां पे उन्होंने जो भी प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट किया है वो 1 करोड़ से कम है, और उनका सालाना जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्राइज दैट इज स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, जहां पे उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया है, या उनका जो एनुअल टर्नओवर है, सालाना टर्नओवर, वो 50 करोड़ से कम है। तो अगर ये क्राइटेरिया में कोई भी एंटरप्राइज आएगी उसको स्मॉल एंटरप्राइज में क्लासिफाई किया जाएगा। और तीसरा है मीडियम, जहां पे किसी भी एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी या तो इक्विपमेंट में 50 करोड़ से कम है, या तो एनुअल टर्नओवर जो है उनका वो 250 करोड़ से कम है, तब उनको मीडियम एंटरप्राइज में क्लासिफाई किया जाएगा, करेक्ट। सो आई होप ये एक हायरार्की है कि जैसे जैसे उनका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्राइटेरिया है उस हिसाब से उनको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है, जो काफी सारे ट्रेड फॉरम्स में भी डिस्कस होता रहता है, क्योंकि जब भी हम एमएसएमई के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो सर्विस। लेकिन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ सेगमेंट है जो कि ट्रेडिंग सेगमेंट। सो ट्रेडिंग सेगमेंट कहाँ पे फॉल होता है, सो एज ऑफ नाउ जहां तक गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है, रिटेल और होलसेल ट्रेड जो है वो एमएसएमई एक्ट में कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया फिर भी बाय वर्च्यू ऑफ वन नोटिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन जो भी रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स है वो अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, करेक्ट। और उनको जैसे ही एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया होगा, उनको जो बेनिफिट्स मिलेगा वो सिर्फ लैंडिंग रिलेटेड जो बेनिफिट्स है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, वहीं तक उनको बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा एज फार एज एमएसएमई स्कीम्स आर कंसर्न, करेक्ट। तो अगर आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हम एज अ ट्रेडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, डेफिनेटली वो रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन एमएसएमई के बेनिफिट्स जो है वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तक ही उनको रेस्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक पोर्टल डेजिग्नेट किया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, राइट। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है यहाँ पे उसका लिंक मेंशन है, गूगल में जाके भी बहुत आसानी से उसका लिंक मिल जाएगा, ऑथेंटिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें सिंपल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, आधार नंबर, बिजनेस डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्या एक्टिविटी करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी डिटेल डाल दिया, और उसके बाद डिक्लेरेशन उसी पेज पे आता है, वो सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट किया, जो भी हमने हमारी पर्सनल डिटेल्स डाली है जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, तो एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा वो ओटीपी से वेरीफाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीशन होने के बाद वहीं से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो पा सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, करेक्ट। इट्स वन पेज रजिस्ट्रेशन, और अगर डिटेल बहुत हमारे पास रेडी है, इट्स नॉट मोर देन 3-4 मिनट्स जॉब।
अब समझते हैं कि अगर बिजनेस ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। Correct? तो सबसे पहला, अगर कोई छोटा बिजनेस कहीं पे भी एज एन एमएसएमई रजिस्टर्ड होता है, उसको एक लीगल रिकग्निशन मिलता है, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इंसेंटिव्स रहती है स्पेसिफिक टू डिस्ट्रिक्ट, जियोग्राफी या स्टेट, उसमें वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, वहां पे भी उनकी इंटरनल पॉलिसीज रहती है कि जो भी उनकी प्रोक्योरमेंट या तो परचेज होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, उसमें से सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है वो एमएसएमई से की जाए, उसमें भी उनको एक्सेस मिल सकती है। थर्ड बेनिफिट ये है, एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है वो एक डेडिकेटेड स्कीम रन करता है, एमएसएमई समाधान योजना। तो अगर एमएसएमई ने किसी को माल बेचा है या तो सर्विस दी है, और जो बायर है वो उनको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो एमएसएमई समाधान योजना के तहत जो भी एमएसएमईज है वो उस एमएसएमई समाधान योजना में सामने वाला जो बायर है उसके सामने ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, और उसके बाद एमएसएमई जो है वो इनिशिएट करेगा सारी प्रोसीडिंग्स। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो जो भी एमएसएमई है वहां पे उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट मिलता है। उसमें मेजर बेनिफिट क्या है, जो भी एमएसएमईज है, जो छोटे बिजनेस है और वो ग्रो करना चाहते हैं, उसका एस्पिरेशन है ग्रो करने का, करेक्ट, उनको कोलेटरल फ्री लोन्स मिलता है, और क्रेडिट गारंटी जो है उसका लोन का वो गवर्नमेंट देता है। ऐसा ही एक स्कीम जो है वो सीजीटी एमएसई है। आई होप सबको पता है सीजीटी एमएसई स्कीम क्या है, करेक्ट। अगर एकदम शॉर्ट में बात करें तो सीजीटी एमएसई स्कीम वो एक कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है, जहां पे एमएसएमई को लोन बैंक्स देता है, लेकिन उसकी जो क्रेडिट गारंटी है बिना कुछ वहां पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए बैंक लोन देता है, और उसकी क्रेडिट गारंटी जो है वो गवर्नमेंट लेता है, करेक्ट। उसके बाद फिफ्थ मेजर बेनिफिट, अगर मैं एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा जो बिजनेस है उसकी गवर्नमेंट डेटाबेस में विजिबिलिटी है, और मेरे लिए बाकी सारे प्रोसीजर्स और रजिस्ट्रेशन है वो बहुत आसान हो जाते हैं। इवन मेरा बैंक अकाउंट जो है, नया बैंक अकाउंट ओपन करना, वो भी आसान हो जाता है, करेक्ट। उसमें से हम डिटेल में जाते हैं पेमेंट प्रोटेक्शंस। तो एमएसएमई को आए दिन, अगर हम एमएसएमई समाधान योजना की ही बात करें ना, एमएसएमई समाधान योजना में अब तक 22,000 करोड़ के जो क्लेम्स है ना वो आ चुके हैं। मतलब ऑल ओवर इकोनॉमी में 22,000 करोड़ के जो पेमेंट्स है वो डिस्प्यूटेड मोड पे रहे हैं, क्योंकि वहां पे टाइमली पेमेंट जो है दैट्स अ बिग चैलेंज, करेक्ट। सो ये जो चैलेंज है, इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट जो है उसको अमेंड किया है, और स्पेसिफिकली वहां पे सेक्शन 15 एंड 16 को अमेंड किया है। सेक्शन 15 क्या है? सेक्शन 15 है क्रेडिट लिमिट फॉर एन एमएसएमई, करेक्ट। चलिए समझते वो प्रोविजंस को थोड़ा सा डिटेल में। सो जब भी एमएसएमई के द्वारा डीलिंग होती है, वहां पे दो तरह के सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो, जहां पे कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कहीं पे कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है। अगर एमएसएमई ने डीलिंग किया है, या तो उसको ऑर्डर मेल से आया होगा, या टैली से कोटेशन आया होगा, उसके बाद मेल में अप्रूवल आया होगा, फोन से बात किया होगा, करेक्ट। लेकिन कहीं पे भी राइटिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट पीरियड, कि हमने अगर आपको ये सेल किया है तो इसका इतना क्रेडिट पीरियड है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट सिनारियो, जहां पे लिखित में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। प्लीज नोट, यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न। लिखित कहीं ना कहीं पर रिटर्न होना चाहिए, करेक्ट। सो पहला उसमें सिचुएशन क्या हो सकता है, एमएसएमई ने सेल किया है, करेक्ट, कोई क्रेडिट पीरियड लिखा नहीं है और ऑब्जेक्शन नहीं आया है। सो फॉर एग्जांपल, ऑर्डर आया है 14 जान को, 14 जान को ऑर्डर आने के बाद 3 फरवरी को हमने
उसका ऑर्डर जो है उसका फुलफिलमेंट किया है, करेक्ट। तो फिर उसके लिए सामने वाली जो पार्टी है, बायर ने ऑलरेडी वो जो गुड्स है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है तो ये माना जाएगा कि 3 फरवरी को उन्होंने माल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो अगर उन्होंने 3 फरवरी को माल एक्सेप्ट कर लिया तो वहां से लेके 15 दिन का क्रेडिट पीरियड जो है वो मैक्सिमम अलाउड होगा एज पर एमएसएमई एक्ट। एज पर एमएसएमई एक्ट जहां पे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, वहां पे अगर एमएसएमई ने कोई सेल किया है तो जिस डेट से एक्सेप्टेंस हुआ है वहां से लेके 15 दिन तक उस एमएसएमई को सामने वाले बायर को पे करना होगा। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन में 3 फेब को उसने एक्सेप्ट कर लिया माल, उससे 15 दिन मतलब 18 फरवरी को उनको पे करना होगा एमएसएमई को, जो भी इनवॉइस का बकाया है वो, करेक्ट। अब इससे एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं जहां पे क्रेडिट पीरियड मेंशन नहीं है कहीं पे भी डीलिंग में, इनवॉइस पे, रिटर्न में, और सामने वाले जो बायर है उसने ऑब्जेक्शन उठाया। तो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता है। 14 जनवरी को ऑर्डर हुआ, 3 फरवरी को जो हमने ऑर्डर है वो फुलफिलमेंट किया। उसके बाद 1 वीक में सामने वाले बायर जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने कुछ जो बेचा है उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो सही नहीं है, करेक्ट। हमने क्या किया, 2 दिन में वो क्वांटिटी को रिप्लेस करके ऑब्जेक्शन को रिमूव कर दिया और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्शन है वो डेट ऑफ सप्लाई से 15 दिन में रेज हुआ है। तो अगर वो डेट ऑफ सप्लाई से 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो वो वैलिड ऑब्जेक्शन गिना जाएगा। और यहाँ पे जो भी अपॉइंटेड डे है, मतलब जो भी डीम्ड एक्सेप्टेंस डेट है, वो जब हमने ऑब्जेक्शन रिमूव किया तब से लेके 15 दिन का टाइम लिमिट जो है वो गिना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे केस में हमने 12 फरवरी को ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया, तो 12 फरवरी से लेके 15 दिन का जो टाइम पीरियड है वो गिन के हमारा जो पेमेंट का ड्यू डेट बनेगा एज पर एमएसएमई वो बनेगा 27 फेब को बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है, फील फ्री टू राइट इट इन द Q&A बॉक्स, और वो सारे क्वेश्चंस जो है वो हम आंसर करेंगे। उसके बाद थर्ड सिचुएशन पे आते हैं जहां पे क्रेडिट पीरियड मेंशन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्शन उठाया है 15 दिन के बाद। प्लीज नोट, क्रेडिट पीरियड मेंशन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्शन जो बायर ने उठाया है वो 15 दिन के बाद उठाया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपल, अगर बायर ने ऑब्जेक्शन 15 दिन के बाद लिया है तो फिर उस केस में वो जो ऑब्जेक्शन है उसको गिना नहीं जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेज विथ रिस्पेक्ट टू एमएसएमई। तो उसी एग्जांपल को हम समझते हैं एक्सटेंड करके। 14 जनवरी को ऑर्डर आया, 3 फेब को हमने सप्लाई किया, उसके 16 दिन के बाद 20 फरवरी को यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया। उसके बाद वो ऑब्जेक्शन हमने 2 दिन के बाद रिमूव किया, ठीक है। सो 2 दिन के बाद अगर हमने ऑब्जेक्शन रिमूव किया फिर भी वो जो ऑब्जेक्शन है वो ड्यू डेट के लिए नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्शन जो है वो 15 दिन के बाद रेज हुआ है। सो यहाँ पे जो भी ड्यू डेट है वो डेट ऑफ सप्लाई यानी कि 3 फेब से लेके 15 दिन 18 फेब को अपॉइंटेड डे गिना जाएगा और वही उनका ड्यू डेट रहेगा पेमेंट के लिए एज पर एमएसएमई प्रोविजंस। ये जो हमने सिचुएशन समझी है वो एज पर एमएसएमई एक्ट है। एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, इस हिसाब से डेट का कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। सो ये हमने देखा पहला सिनेरियो जहां पे कहीं पे भी क्रेडिट पीरियड मेंशन नहीं है। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो जहां पे क्रेडिट पीरियड मेंशन किया है, रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट है, जो भी पार्टी से डीलिंग हुई है एमएसएमई के द्वारा वहां पे कहीं ना कहीं पे रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। सो पहला सिचुएशन समझते हैं, क्रेडिट पीरियड मेंशन किया है लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं आया। वही डेट को लेता है, 14 जन को ऑर्डर प्लेस किया, 3 फेब को सप्लाई किया, जो ऑर्डर है उसको फुलफिल किया। अब जो भी इनवॉइस था उसमें 60 डेज का क्रेडिट पीरियड मेंशन किया है, करेक्ट। तो अगर हम ये 60 डेज मान के चले तो यहाँ पे मेरा ड्यू डेट एज पर इनवॉइस बनेगा
4 अप्रैल बनेगा, ठीक है। 3 फेब से लेके 60 दिन मतलब 4 अप्रैल बनेगा, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। लेकिन एमएसएमई एक्ट जो है वहां पे सेक्शन 15 क्या बोलता है, अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो और वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट आपने किया है विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट लिमिट, तो वहां पे आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे आपका जो भी ड्यू डेज रहेगा, जो भी आपका क्रेडिट लिमिट रहेगा, वो रिटर्न एग्रीमेंट वाले केस में, यानी कि अगर मैंने इनवॉइस पे क्रेडिट लिमिट मेंशन की है वो 45 डेज से ज्यादा नहीं होगी। अगर इनवॉइस के ऊपर 45 डेज से ज्यादा लिमिट स्पेसिफाई की है, फिर भी एमएसएमई एक्ट के तहत वो जो क्रेडिट लिमिट है और जो ड्यू डेट है एज पर एमएसएमई एक्ट, वो 45 डेज के हिसाब से ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 फेब का एग्जांपल लेते हैं, उसमें 45 डेज मान के चलते हैं, तो 20 मार्च को ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा, भले ही इनवॉइस के हिसाब से वो 4 अप्रैल मेंशन किया है। आई होप दिस विल बी क्लियर। अब सेकंड सिनारियो में वहां पे क्रेडिट पीरियड भी मेंशन किया है और 15 दिन में ऑब्जेक्शन आया है। तो ड्यू डेट एज पर एमएसएमई कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल, जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा उसी पैटर्न से। अगर ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर आया है तो वो ऑब्जेक्शन जो है वो गिना जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग एक्सटेंडेड ड्यू डेट एज पर एमएसएमई। सो यहाँ पे 14 जनवरी को ऑर्डर प्लेस हुआ है, 3 फेब को फुलफिल किया है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है, इनवॉइस के हिसाब से 4 अप्रैल को ड्यू डेट होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने 10 फरवरी को ही ऑब्जेक्शन रेज किया विद इन 1 वीक, और 12 फेब को हमने वो ऑब्जेक्शन को रिमूव किया। तो यहाँ पे इस केस में जो भी 45 डेज का क्राइटेरिया है फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट एज पर एमएसएमई, वो गिना जाएगा 12 फेब से 45 डेज। सो 12 फेब से 45 डेज गिना जाएगा, नहीं कि 3 फेब से, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आया है वो 15 दिन के अंदर ही आ चुका है, करेक्ट। उसके बाद थर्ड सिचुएशन समझते हैं, जहां पे क्रेडिट पीरियड मेंशन किया है लेकिन ऑब्जेक्शन जो है वो 15 दिन के बाद आया है, करेक्ट। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन, 14 जनवरी को ऑर्डर, 3 फेब को हमने फुलफिल किया एज पर इनवॉइस, 4 अप्रैल होना चाहिए 60 डेज के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्शन जो किया वो 20 फेब को किया, और वो ऑब्जेक्शन को रिमूव हुआ हमने किया 22 फेब को। तो जैसे कि ये जो ऑब्जेक्शन है 15 दिन के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं गिना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ड्यू डेट फ्रॉम द एमएसएमई एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे अब जो भी 45 डेज हम गिनेंगे वो 3 फेब से लेके 45 दिन मतलब 20 मार्च को ही गिनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट सिचुएशन है क्रेडिट पीरियड एंड नो ऑब्जेक्शन, वहां पे भी सेम ड्यू डेट है 20 मार्च, और जो थर्ड सिचुएशन है क्रेडिट पीरियड है और ऑब्जेक्शन 15 दिन के बाद है, ये ऑब्जेक्शन को इग्नोर किया गया यहाँ पे एज पर एमएसएमई एक्ट प्रोविजंस, और वहां पे भी ड्यू डेट जो है वो 20 मार्च ही रहेगा, करेक्ट। सो इन नटशेल अगर समझे तो अगर किसी भी सेल्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे एमएसएमई से डीलिंग हो रही है, जहां पे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ ड्यू डेट, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिमिट या टर्म्स ऑफ पेमेंट, उस केस में वो रहेगा मैक्सिमम 15 दिन। और जहां पे कोई भी डीलिंग्स है वहां पे इनवॉइस पे या ऑर्डर पे या कोटेशन में या डीलिंग पे कहीं पे भी रिटर्न अग्रीमेंट इन्वॉल्व है, रिटर्न मेंशन्ड है, पेमेंट टर्म्स, ड्यू डेट, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट डेज, वो सारे केस में 45 डेज जो है वो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट एमएसएमई के हिसाब से गिनी जाएगी। आई होप एवरीवन वुड बी क्लियर, करेक्ट। So I think there are 2 questions. Yeah, Sanjay. Let me just. So question ये है, if objection is not clear, then what is due date? So again it depends. अगर objection जो है
वो मान लीजिए कि 15 दिन से पहले लिया है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो 15 दिन या तो 45 दिन का पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर लिया है और ऑब्जेक्शन 2 महीने तक भी खत्म नहीं होता, फिर भी वो जो डेट है वो जब ऑब्जेक्शन खत्म होगा उसके बाद ही 15 या तो 45 दिन कैलकुलेट होगा। आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस टू योर सेटिस्फेक्शन। If objection is rejected by supplier, what is the impact? If objection is rejected by supplier, what is the impact? Then it will become a sort of disputed, and probably that will go through MSME Samadhan Yojana, because both parties mutually will have to find a way out of that. Correct? Then third question, from which date MSME Act is applicable? Many says from 25, 26. So as far as the details we have, it is applicable from this financial year, since this was a clarification by the government that they wanted to change and extend the applicability, but since parliament is not in the session and there is an election coming up, so this changes cannot be ratified, cannot be made, since there is no parliament in the session. So in my opinion, as of now, the law stands. This will be applicable for this financial year, that is 23-24 as well. correct? So this financial year as well as all the financial years subsequent to this. Hope I am able to answer this. Correct? One more question. Okay, so I've answered all. Yeah. Going ahead. So अगर ये जो पेमेंट है हमने टाइमली नहीं किए, Last question. His objection period is fixed for 15 days for everyone under MSME Act. His objection period is fixed for 15 days for everyone. yeah, so this 15 days is fixed, this limit is fixed by the MSME. So अगर ये पेमेंट हमने टाइमली नहीं किया, 45 दिन में नहीं किया या तो 15 दिन में नहीं किया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? सेक्शन 16 ऑफ MSME एक्ट क्लियरली बोलता है कि अगर ये जो पेमेंट है वो नहीं हुआ है, तो उस केस में जो भी सामने वाला बायर है उसको जितना मंथ पेमेंट नहीं किया उतने मंथ के लिए जो भी बैंक रेट है उससे 3 गुना रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि जो हमारा पुराना एग्जांपल है वहां पे अगर 2 महीना पेमेंट नहीं आया तो पर्टिकुलर उस 2 महीने के लिए 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो बैंक रेट है वो 6.75 है और एज पर MSME एक्ट उससे 3 गुना मतलब ऑलमोस्ट 20.25% के हिसाब से एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम गिनते हैं उस हिसाब से 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करके बायर को MSME सेलर को देना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोविजन एंड इम्पैक्ट ऑफ MSME एक्ट एज ऑफ नाउ। करेक्ट? उसके बाद MSME में लिए एक और भी फॉर्म फाइल करना रहता है, MSME फॉर्म 1। और ये जो MSME फॉर्म 1 है वो सिर्फ और सिर्फ जो कंपनीज है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है, जिनका बिजनेस का लीगल फॉर्म है एज अ कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनीज वगैरह, उनके लिए हर 6 महीने एक फॉर्म भरना रहता है, MSME फॉर्म 1। करेक्ट? सो फॉर एग्जांपल 6 महीना सो पहला आएगा अप्रैल से सितंबर का, वो 31 अक्टूबर तक भरना रहता है। करेक्ट? और ये जो फॉर्म है उसमें कुछ सर्टेन डिटेल्स आती है विथ रिस्पेक्ट टू कि कौन से पेमेंट जो है वो ओवर ड्यू है, जो क्लियर नहीं हुए हैं। करेक्ट? और दूसरा भरना होता है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। करेक्ट? और वो भरना होता है 30 अप्रैल तक। और अगर ये फाइल नहीं किया उन्होंने तो वहां पे कुछ पेनल्टी प्रोविजंस भी दिए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। करेक्ट? सो ये एक MSME फॉर्म 1 भी एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी कंपनीज है उनको ये फॉर्म फाइल करना होता है। उसके बाद इसका और क्या इम्पैक्ट है? इनकम टैक्स में
लास्ट बजट में एक नया सेक्शन जो है उसमें एक नया क्लोज इंट्रोड्यूस हुआ था। सेक्शन 43B में क्लॉज एच जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पे इनकम टैक्स ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर किसी भी पेमेंट जो एमएसएमई को ड्यू है, वो वो पेमेंट अगर उनको वो ड्यू डेट में नहीं किया गया है, करेक्ट, तो उनको उसी साल में वो पेमेंट जो है उसका खर्चा या तो परचेज अलाउ होगा जिस साल में उन्होंने पे किया है, करेक्ट। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो मान लीजिए कि यहाँ पे इनवॉइस डेट जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर है। करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, करेक्ट। वो इनवॉइस में अगर हम एमएसएमई के हिसाब से जो हमने ड्यू डेट कैलकुलेशन किया पिछले 2 स्लाइड में, उस हिसाब से अगर हम जाते हैं, उसका ड्यू डेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर में पड़ता है, मतलब 23-24 में ही पड़ता है, और एक्चुअल पेमेंट भी 23-24 में किया है, करेक्ट। तो क्या होगा, उनका जो डिडक्शन उनको मिलेगा वो मिलेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, correct? उसके बाद दूसरा सिचुएशन समझते हैं। इनवॉइस डेट जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर की है, करेक्ट। ड्यू डेट जो है वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर की है, एक्चुअल पेमेंट भी करंट फाइनेंशियल ईयर में किया है, करेक्ट। लेकिन ड्यू डेट के बाद पे किया है। मान लीजिए कि वो जो इनवॉइस है वो इनवॉइस ड्यू हो रहा था 31 दिसंबर 2023 को, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बोला कि 31 दिसंबर को हम पे नहीं कर पाएंगे, हम आपको 15 दिन के बाद पे करेंगे, 15 जनवरी को पे करेंगे, करेक्ट। तो पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने आफ्टर ड्यू डेट पे किया, लेकिन विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर पे किया, तो उनको डिडक्शन मिलेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि उन्होंने सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया, राइट। सो अगर आफ्टर ड्यू डेट पे किया है और वो फाइनेंशियल ईयर सेम है, फिर भी उनको एक्सपेंस या तो परचेज का डिडक्शन जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही मिलेगा। लेकिन अगर थर्ड सिचुएशन को देखें, थोड़ा सा उसको नेक्स्ट स्टेप अहेड समझ के देखें, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस का डेट है, ड्यू डेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर में है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया है। तो अगर यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए कि एज पर एमएसएमई एक्ट ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर 2023 बनती है, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो अप्रैल 2024 में हुआ है, मतलब कि आफ्टर ड्यू डेट है, तो वो डिडक्शन कौन से साल में मिलेगा, जिस साल में उन्होंने पे किया है उस साल में मिलेगा। तो यहाँ पे पेमेंट का साल कौन सा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो भले ही वो परचेज उन्होंने दिसंबर में की है, लेकिन फिर भी उसका परचेज या तो एक्सपेंस का डिडक्शन जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आफ्टर ड्यू डेट उन्होंने पे किया है, करेक्ट। सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मान लीजिए कि इनवॉइस डेट करंट फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब दिसंबर में हमने परचेस किया है, ड्यू डेट एज पर एमएसएमई एक्ट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे इसको डेट लेना पड़ेगा समवेयर नियर मार्च, क्योंकि 45 डेज से ज्यादा जो पेमेंट है वो अलाउड नहीं है, करेक्ट। तो ये सिचुएशन से हम लेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो मार्च का बिल है वो ड्यू हो रहा है 45 डेज के हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन हमने उसको पे किया करंट फाइनेंशियल ईयर में बिफोर ड्यू डेट, हमने करंट में ही पे कर दिया, क्योंकि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक नहीं वेट करना चाहते। तो हमने परचेस किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो पे हो चुका है बिफोर ड्यू डेट, तो डेफिनेटली वो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही उसका डिडक्शन मिलेगा, वो परचेज या तो एक्सपेंस का, क्योंकि वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है, करेक्ट। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, करंट फाइनेंशियल ईयर में बिल है लास्ट वाला, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका ड्यू डेट है, हमने एक्चुअल पेमेंट भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, करेक्ट, और वो किया है आफ्टर ड्यू डेट। तो फिर क्या होगा, जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है, परचेज या तो एक्सपेंस है, उसका डिडक्शन हमें मिलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो अलावेबल डिसअलावेबल है वो कैलकुलेट होता है सेक्शन 43B इंटू ब्रैकेट एच वाला जो क्लोज है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होना है। सो आई होप एवरीबडी विल हैव अंडरस्टैंड दिस। कुछ क्वेश्चंस है, लेट मी टेक दिस क्वेश्चंस।
क्वेश्चन ये है कि बैंक रेट मीन्स बैंक लैंडिंग रेट और बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट और एफडी रेट। सो बैंक रेट मीन्स आरबीआई रेट, आरबीआई जो है वो एक बैंक रेट डिफाइन करता है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। हु विल फिल फॉर द बायर और द सेलर? पवन जी, आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं है, इफ यू कैन एलाबोरेट। Will it impact delayed payments in 23-24? Yes, Vijay ji, definitely it will impact for financial year 23-24. As far as update we have, the next is what if the expense of the last case is paid within due date, which falls in the next financial year? In such case, also expense is admissible in next year only, right? So if that expense is due in the next financial year, then in that case, that will be available. So will be available to get the deduction in current financial year, provided it is paid before the due date in the next financial year. Correct? Who will fill 6 months form, as you said, private limited companies? Pavan ji will also show that in the product. Please stay with us. सेकेंड क्लास का सिनेरियो, ओके, ठीक है, वो समझ लेते हैं। सो अगर मेरा इनवॉइस डेट है जो कि करंट फिनेंशियल ईयर का है, करेक्ट, और उसका जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का है, राइट, और मैंने जो एक्चुअल पेमेंट है वो भी नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में किया है, लेकिन वो जो पेमेंट किया है ऑन और बिफोर ड्यू डेट किया है, तो मुझे उसका डिडक्शन कब मिलेगा? करंट फिनेंशियल ईयर में किया है। भले ही मेरा करंट फिनेंशियल ईयर का इनवॉइस है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में उसका ड्यू डेट है, लेकिन मैंने नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में भी बिफोर ड्यू डेट उसको पे किया है, तो मुझे डेफिनेटली उसका डिडक्शन करंट फिनेंशियल ईयर में ही मिलेगा, मुझे नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर तक वेट नहीं करनी पड़ेगी। आई होप दिस विल बी क्लियर, राइट? How to manage these accounts for current FY and next FY? So there is a report, and we'll definitely see that report in the going ahead, right? So let's move ahead with the next. So अब देखते हैं कि टैली प्राइम में उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, करेक्ट? सो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दो यूजर पर्सोना के लिए है, दोनों पर्सपेक्टिव्स है। पहला पर्सपेक्टिव है कि बिजनेस जो है वो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है, वो खुद एमएसएमई है। दूसरा है कि सामने वाला बिजनेस जो कि एमएसएमई से डील कर रहे हैं, मतलब कि बायर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस है उसके लिए 4.0 में क्या एनहांसमेंट किए गए, ठीक है। सो एक एग्जांपल के थ्रू, मिस्टर ओम जो है वो केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड के ओनर्स है, उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उद्यम में, एज अ माइक्रो एंटरप्राइज में वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो उनकी कंपनी के लिए कॉन्फ़िगर करना है। सो टैली में वो कैसे कर पाएंगे? सो यहाँ पे टैली ओपन कर लेंगे, कंपनी में चले जाएंगे, ठीक है, फीचर्स में जाएंगे, F11 फीचर्स में, यहाँ पे एक मोर डिटेल्स में नया ऑप्शन आ जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। जैसे ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाएंगे, वहां पे उनको दो डिटेल्स डालनी है। सबसे पहला, क्या वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, नहीं है, उनको एमएसएमई एप्लीकेबल है कि नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है तो हमने जो डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में होगा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, उसमें से कौन सा कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और जो भी उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। कौन सी डेट से उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव डेट भी यहाँ पे आ जाएगा, और उस इफेक्टिव डेट के हिसाब से जो भी कंपनी मास्टर इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो कर दिया, यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट डेज अलाउड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज। तो हमने क्रेडिट डेज के ऊपर काफी सारे 2 स्लाइड्स के ऊपर डिस्कशन किया है, ये उसी के रिलेटेड क्रेडिट डेज जो है यहाँ पे अपडेट हो सकता है। जिस केस में एमएसएमई रजिस्टर्ड है वहां पे मैक्सिमम अलाउड 45 डेज है, और जहां पे क्रेडिट नहीं है वहां पे 15 डेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा टैली प्राइम के अंदर, ठीक है।
उसके बाद हमने कंपनी मास्टर लेवल पे किया, अब हम चले जाते हैं लेजर लेवल पे। तो जैसे ही लेजर लेवल पे जाते हैं, एक पार्टी लेजर है, पार्टी लेजर लेवल पे चले जाते हैं, वहां पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो यस हो चुका है। करेक्ट, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है। करेक्ट, सो क्रेडिट जो है वो लेजर पे जो हमारा फील्ड है वहीं पे स्पेसिफाई करना है। करेक्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनवॉइस के ऊपर या तो रिपोर्ट्स के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो यहां पे हम डे बुक में चले जाते हैं, सेल्स बिल में चले जाते हैं, ये जो सेल्स बिल है उसके प्रिंट में चले जाते हैं, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। जैसे ही वहां पे जाएंगे, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आप सर्च कर पाओगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एंटरप्राइज टाइप। वहां पे हमने यस मार्क कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे यस मार्क कर देंगे, वो जो फील्ड है वो इनवॉइस के ऊपर प्रिंट आउट में आ जाएगी। ये प्रिंट आउट को अगर हम जूम कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा बिजनेस नेम है, एड्रेस है, उसी के नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और इनटू ब्रैकेट जो भी एंटरप्राइज टाइप है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये हमने देखा कि इनवॉइस लेवल पे कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद हम रिपोर्ट लेवल पे जाके देखते हैं। सो कॉमन प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे एक ऑप्शन दिया है शो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एंटरप्राइज टाइप। सो जैसे ही मैंने प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके यस कर दिया, अब जाके हम किसी भी रिपोर्ट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टॉक समरी में जाते हैं और वो उस रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं, वहां पे इसको प्रीव्यू करेंगे। तो जैसे ही प्रीव्यू किया, एड्रेस के नीचे जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा अलोंग विथ टाइप ऑफ एंटरप्राइज। करेक्ट, तो ये हमने देखा कैसे रिपोर्ट लेवल पे इसको आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट में इसका क्या इंपैक्ट रहेगा एज पर ड्यू डेज, जो कि एमएसएमई के प्रोविजंस है। करेक्ट, सो बिल्स रिसीवेबल जो है वो कौन से पर्सपेक्टिव है कि मैं एमएसएमई हूं और मैंने किसी को माल बेचा है या तो मैंने सर्विस प्रोवाइड की है और मुझे उनसे पैसे कलेक्ट करने हैं। सो अगर मुझे उनसे पैसे कलेक्ट करने हैं तो वहां पे दो तरह के बिजनेसेस हो सकता है। एक सामने वाला बिजनेस ऐसा है जो एमएसएमई प्रोविजंस से वेल वर्स्ड है, उनको सब पता है और उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा प्रोसेस उन्होंने डाला हुआ है। और दूसरा बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जिनके वहाँ कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है और शायद उनको एमएसएमई प्रोविजंस में अगर उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है वो उनको नहीं मालूम। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट जो है वो एमएसएमई को एज अ जेंटल रिमाइंडर देने के लिए बहुत सारा हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं वो कैसे एक एमएसएमई को हेल्प करेगा ताकि उनका जो कैश फ्लो है वो स्मूदन रहे। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग्स में चले जाएंगे, वहां पे रिसीवेबल्स में चले जाएंगे। ठीक है, रिसीवेबल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें पहले पीरियड स्पेसिफाई करना होगा। हम एफएल कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम सबसे पहले उसको ड्यू डेट जो है वो हम सेट करेंगे कि जो भी आप नंबर ऑफ डेज दिखाते हैं वो ड्यू डेट तक दिखाइए। जैसे ही हमने यहाँ पे ड्यू डेट का ऑप्शन सिलेक्ट किया, ड्यू डेट के हिसाब से कितने डेज पेंडिंग है ड्यू डेट में वो यहाँ पे स्पेसिफिकली आ चुका है। अब उसको सेकेंड लेवल ऑफ फिल्टर्स करते हैं, बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके मुझे सिर्फ ऐसे ही बिल्स दिखाइए जो अपकमिंग डेज में ड्यू होने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज या 20 डेज, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। सो लेट्स पुट इट 10 डेज। सो अगले 10 दिन में मैंने जिसको बेचा है उसमें से कितने लोगों का बिल जो है वो ड्यू होने वाला है। अगर उन्होंने अगले 10 दिन में मुझे पेमेंट नहीं किया तो उनको इंटरेस्ट लग सकता है। सो यहाँ पे ये जो है ये रिपोर्ट आ जाएगा। इसको यहाँ से सिंपल ईमेल भी कर सकते हैं और यहीं से उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं,
ये ऑलरेडी हमने रिपोर्ट बनाया, उसको सेव व्यू भी कर सकते हैं। सो जो भी बिल्स रिसीवेबल है प्रोएक्टिव मैनर में, अगर किसी को कलेक्शन के लिए जेंटल रिमाइंडर भेजना है तो यहाँ पे कितने दिन बाकी है वो आसानी से पता चल जाएगा। अब देखते हैं सेकंड यूजर पर्सोना। सेकंड यूजर पर्सोना कौन है? बायर जो कि एमएसएमई के साथ डील करता है, करेक्ट। उनके लिए सॉल्यूशन में क्या ऑफरिंग्स है, ठीक है। सो यहाँ पे मिस्टर ओम जो है केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड, उसका ओनर्स, उसके 15 से ज्यादा जो सप्लायर्स है जिससे वो रॉ मटेरियल खरीदता है, करेक्ट। तो उनको वो सभी 15 वेंडर्स के साथ जो भी डीलिंग होती है उसका सिस्टमेटिक ट्रैक रखना पड़ेगा along with ड्यू डेट्स, करेक्ट। सो सबसे पहले उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सभी पार्टी मास्टर्स में उद्यम रजिस्ट्रेशन अपडेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं टैली में वो कैसे होगा। सो सिंपल है, हम ऑल्टर मास्टर में चले जाएंगे, लेजर में चले जाएंगे, यहाँ पे जो पार्टी है सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल गणेश जी टीएन ब्रांच। यहाँ पे एफटेल कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे और एफटेल कॉन्फ़िगर में यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उसको यस कर देंगे। जैसे ही कर दिया, टैक्स रजिस्ट्रेशन में जीएसटी के नीचे एक नया फील्ड आ जाएगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जीएसटी के नीचे एक नया फील्ड आ जाएगा, सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इसमें हमने यस कर दिया। जैसे ही हमने यस कर दिया, यहाँ पे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम और उनका जो उद्यम नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो ये जो पार्टी है उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मेंशन हो जाएगा। कौन सी डेट से वो रजिस्टर्ड है वो भी इफेक्टिव डेट यहाँ पे आ जाएगी। सो कौन सी डेट से वो रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ पे आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये हमने देखा कि कैसे एक पार्टी के लिए हम एमएसएमई अपडेट कर सकते हैं। अब हमें मल्टीपल पार्टी के लिए करना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं फिर से। सो यहाँ पे हमने इफेक्टिव डेट देने के बाद पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए अपडेट कर दिया। अब चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, वहां पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में एक नया ऑप्शन आ चुका है एमएसएमई रिपोर्ट्स। एमएसएमई रिपोर्ट्स में जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन है अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स। अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स में चले जाते हैं, वहां पे ग्रुप वाइज आप कौन से ग्रुप के लिए अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स उसमें। तो ये मेरे सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उसकी लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे उसको हम वन बाय वन भी अपडेट कर सकते हैं यूजिंग अपडेट एमएसएमई डिटेल्स, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल गणेश जी एंटरप्राइज मैसूरू है, उसके ऊपर क्लिक किया तो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत ध्यान से ये समझना पड़ेगा। तो जैसे ही हम किसी पार्टी में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो अपडेट करेंगे तो टैली जो है वो क्या करेगा, टैली वो लेजर मास्टर में जाके मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल जो है वो ऑटोमेटिकली एनेबल कर देगा। प्लीज नोट, अगर हमने किसी भी लेजर में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट की है एलोंग विथ टाइप ऑफ एंटरप्राइज और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, टैली प्राइम जो है 4.1 वो पर्टिकुलर उस पार्टी लेजर में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल जो है उस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट एनेबल कर देगा। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं टाइप ऑफ एंटरप्राइज एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, और मैंने उसको सेव कर दिया। कौन सी डेट से रजिस्टर्ड है, इफेक्टिव डेट दे दिया। तो यहाँ पे मेरी 5 पार्टीज जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। जैसे ही मैंने सेव कर दिया वो यहाँ से लिस्ट में से निकल जाएगा, बाकी की 4 पार्टी बचती है। अब मुझे ये जो चारों पार्टी है उसका एक साथ करना है, उसके लिए यहाँ पे मल्टी ऑल्टर का भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको चारों पार्टी का ऑन अ सिंगल स्क्रीन करना है, आप मल्टी ऑल्टर सिलेक्ट करके ऑन अ सिंगल स्क्रीन सभी पार्टीज का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेबिलिटी उसी स्क्रीन के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग इफेक्टिव डेट। यस,
सो सभी पार्टीज के लिए हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पर्टिकुलर जो एमएसएमई के साथ डीलिंग करते हैं बायर्स, उनके लिए लेजर मास्टर में एमएसएमई नंबर कैसे अपडेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा उनके लिए कि उनको एमएसएमई को टाइमली पे करना पड़ेगा, बिफोर ड्यू डेट पे करना पड़ेगा। तो वो जो टाइमली पेमेंट्स है उसके लिए उनको रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सिंपल है, वो हम चले जाएंगे बिल्स पेबल में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम गो टू में चले जाते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड रिपोर्ट है आउटस्टैंडिंग एमएसएमई बिल्स, जो कि बिल्स पेबल के अंदर जाके बनाए हुए हैं, ठीक है। एफएल कॉन्फ़िगर में चले जाते हैं। यहाँ पे हम बिल वाइज भी देख सकते हैं ग्रुपिंग, और लेजर वाइज भी देख सकते हैं। हमें स्क्रीन के ऊपर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखना है, और यहाँ पे मुझे जो ड्यू अमाउंट देखना है उसमें कौन से क्रेडिट पीरियड के हिसाब से मुझे देखना है। मुझे देखना है एज पर इनवॉइस, जो इनवॉइस में क्रेडिट पीरियड लिखा है उस हिसाब से मुझे देखना है। एमएसएमई के हिसाब से क्रेडिट पीरियड आएगा, उस हिसाब से मुझे देखना है। सो एमएसएमई प्रोविजंस जो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से अगर हमें क्रेडिट पीरियड चेक करना है तो यहाँ पे उस हिसाब से हम देख सकते हैं उस रिपोर्ट में। एंड थर्ड वन, या तो बिल वाइज या तो एमएसएमई क्रेडिट पीरियड, दोनों में से जिसमें भी सबसे पहले ड्यू डेट बनता है वो ड्यू डेट मुझे दिखना चाहिए, करेक्ट। तो वो तीनों केस जो है वो यहाँ पे आप तीनों टाइप से आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी नेम, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, कितने दिन जो है वो ड्यू है वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परम कंप्यूटर्स है, उसका क्रेडिट डेज 0 है, करेक्ट। नीरज एंटरप्राइज है, उसका क्रेडिट डेज 12 है, क्योंकि वहां पे जब भी हमने पार्टी लेवल पे जो भी उसके डीलिंग की है, या तो जो इनवॉइस बनाया है उसमें 15 दिन से कम का ड्यू डेट हमने डाला है, या तो जो क्रेडिट पीरियड है वो 15 दिन से कम है, या तो किसी कस्टमर को हमने क्रेडिट ही नहीं दिया, वो भी पॉसिबल है, करेक्ट। तो वो सारे सिचुएशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्रेडिट डेज जो है वो बिल वाइज या तो एमएसएमई के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, उस हिसाब से अगर उसको फिल्टर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ड्यू डेट है उसके डेज चेंज हो जाएंगे। कि जिस केस में हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, मतलब कि हमने पार्टी लेजर मास्टर पे डिफाइन किया है क्रेडिट, तो वहां पे 45 डेज जो है वो मैक्सिमम गिन लेगा टैली, और जहां पे डिफाइंड नहीं है वहां पे 15 दिन गिन लेगा। और जहां पे डिफाइंड है लेकिन हमने पार्टी को एमएसएमई से भी कम ड्यू डेट के हिसाब से हमने उनसे डीलिंग की है कि सर हम आपसे डीलिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपसे हम पहली बार डील कर रहे हैं, तो इसलिए जो क्रेडिट पीरियड है वो 12 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, करेक्ट। तो जितने भी सिचुएशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ पे आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। नीरज एंटरप्राइज उसमें 12 दिन है। परम कंप्यूटर्स में पहले 0 डेज आ रहा था लेकिन अब 15 दिन आ रहा है, करेक्ट। अगर हम ये पर्टिकुलर पार्टी लेजर में चले जाते हैं, वहां पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 60 डेज लिखा है एज पर लेजर मास्टर, लेकिन एज पर एमएसएमई यहाँ पे अलाउड है नॉट मोर देन 45 डेज। तो ये जो एमएसएमई के हिसाब से ड्यू डेट हमें चेक करना है वो डेफिनेटली आ जाएगा। परम कंप्यूटर्स में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं है, मतलब 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वहां पर मैक्सिमम क्रेडिट डेज एज पर एमएसएमई 15 दिन आ चुका है, करेक्ट। और नीरज एंटरप्राइज में अगर जाके देखते हैं तो वहां पे 12 दिन का क्रेडिट है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 12 दिन ही लेजर मास्टर में डिफाइन किया है, इसलिए 15 दिन से कम मतलब 12 दिन दिखा रहा है। सो ड्यू डेज एज पर एमएसएमई और एज पर इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्ली। अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ बिल से भी बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके कर सकते हैं कि अपकमिंग डेज में कितने बिल्स मेरे पेंडिंग है, मतलब मुझे अगले 10 दिन में करीबन 6,69,000 का पेमेंट इन सब पार्टियों को करना पड़ेगा। तो ये भी एज अ बायर मुझे रिपोर्ट टैली प्राइम से मिल जाएगी। अब आता है एमएसएमई फॉर्म 1 की ओर। सो एमएसएमई फॉर्म 1 जो है टैली प्राइम से कैसे जनरेट होगा? सो हम टैली प्राइम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे यहाँ पे गो टू में जाके टाइप करेंगे एमएसएमई
फॉर्म 1 स्टेटमेंट, उसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, एमएसएमई फॉर्म के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे टाइप ऑफ बिल्स है वो सारे आ जाएंगे। उसमें से एमएसएमई फॉर्म 1 में हमें जो भी पेंडिंग बिल्स है वही रिपोर्ट करने होते हैं। तो पहले हमने ऑल बिल्स कर दिया, फिर एफटेल कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे और वहां पे जाके टाइप ऑफ एंटरप्राइज क्या है, उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो हमें दिखाना है, और मुझे सॉर्ट करके दीजिए, एमएसएमई क्रेडिट पीरियड के हिसाब से सॉर्ट आउट करके दे दीजिए। ठीक है, क्रेडिट डेज कितने हैं वो भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया अलोंग विथ डेट, कितना क्रेडिट डेज अलाउड है, कब वो क्लियर हुआ है, एज पर एमएसएमई उसका ड्यू डेट क्या है, कितनी अमाउंट पेंडिंग है, उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और यहाँ पे आप पीरियड देख सकते हैं 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो ये पहले 6 मंथ के लिए जो भी एमएसएमई फॉर्म 1 हमें फाइल करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे रेडी है। उसके बाद प्रिंट में जाकर रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लीज नोट, ये एक नया ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में जाने के बाद रिटर्न फॉर्म का एक नया ऑप्शन है। रिटर्न फॉर्म में जाएंगे और जैसे ही उसको प्रीव्यू में जाके देखेंगे वर्ड फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये एमएसएमई फॉर्म 1 है। यहाँ पे जो भी रिलेवेंट डिटेल्स है वो टैली से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, और जो भी बिल डिटेल्स है, जिस एनेक्सर में हमें डिटेल्स सबमिट करनी है, वही एनेक्सर का वर्ड फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगा। यही जो वर्ड फाइल है वो कंसल्टेंट्स को फाइलिंग के लिए भेज सकता है, सो दैट उनको एक्यूरेट डिटेल्स जो है वो टैली प्राइम से मिल जाए। उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन 43B क्लॉज H डिसअलाउंस की ओर, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो उसकी जो डिटेल्स है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, चलिए यहाँ पे टैली प्राइम के रिपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे गो टू में चले जाएंगे, और गो टू में जाने के बाद हम एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट में ही जाएंगे, वही स्टेटमेंट में हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें इंश्योर करना है पीरियड जो है वो हम सही डाल रहे हैं। सो हम पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, करेक्ट। अब एफपीएल कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे। एफपीएल कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे हमें क्रेडिट डेज जो है वो कौन से हिसाब से कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, बिल वाइज या तो एमएसएमई विच एवर इज अर्लियर। और बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके हम उसको फिल्टर करेंगे। सिर्फ मुझे पेंडिंग बिल्स ही दिखाइए जो एज ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, क्लियर नहीं हुए। तो ये सब ऐसे बिल्स है जो पेंडिंग नहीं हुए और वो डिसअलाउ होने वाला है। तो मैंने उसको सेव व्यू करके एक रिपोर्ट बना दिया डिसअलाउंस का, कि जो एक्सपेंस करंट ईयर के है लेकिन करंट ईयर में नहीं पे किए हैं। तो ये जो गो टू से मैंने सेव व्यू में जाके यही रिपोर्ट निकाल लिया। ये जो सेव व्यू है उसका TSF फाइल भी अगर सभी लोगों को दे दिया तो उनके लिए ये जो रिपोर्ट है 43B क्लॉज H वो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंस जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू है और वो लाइकली टू बी डिसअलाउड है। कैसे वो हम देख सकते हैं, सिंपल, उसमें सिर्फ पीरियड ही चेंज करना है। हमने आगे देखा फॉर्म एमएसएमई 1 में चले जाएंगे। ठीक है, एमएसएमई 1 में चले जाने के बाद हम यहाँ पे जो पीरियड है उसमें 1 साल से ज्यादा का पीरियड चूज करेंगे। सो यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से लेके नेक्स्ट ईयर का कुछ और 1-2 महीने का पीरियड ले लेते हैं, 15 मई का पीरियड ले लेते हैं, करेक्ट। सो ये यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर भी है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी है। एफटेल कॉन्फ़िगर में जाने के बाद क्रेडिट डेज जो है वो मुझे या तो बिल डेट और एमएसएमई ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, उस हिसाब से मुझे ड्यू डेट चाहिए। यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा एडवांस फिल्टर में जाके, कि जो बिल है वहां पे डेट जो मेरा है दैट इज लेसर देन 1 अप्रैल 2024। मतलब मेरा जो बिल है वो पुराने फाइनेंशियल ईयर का है और उसमें जो भी ड्यू डेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अप्रैल 2024। मतलब उसका ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल में होना चाहिए। तो ये दो ऐसा बिल है जो
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंस करंट ईयर में है लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू है लेकिन पे नहीं हुए, करेक्ट। इसको भी हम सेव यू कर सकते हैं और सेव यू करके इसका भी TSF फाइल जो है वो कस्टमर्स को बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो उनको जो रिपोर्ट चाहिए इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से और ROC के पर्सपेक्टिव से वो टैली से एट अ क्लिक ऑफ बटन आसानी से को मिल जाएगा। सो ये हमने देखा MSME सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव से। अब थोड़े से क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड जो आ सकते हैं वो देख लेते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन का स्टेटस अगर चेंज होता है तो कैसे कर सकते हैं उसको? तो डेफिनेटली यहाँ पे इफेक्टिव डेट दिया हुआ है। जब भी MSME का स्टेटस चेंज होता है न्यू इफेक्टिव डेट देके उसको चेंज किया जा सकता है। MSME का जो स्टेटस है वो एक्सेल इंपोर्ट से क्या हम कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। 4.1 में जब भी आप मैपिंग करते हैं वहां पे MSME रिलेटेड डिटेल्स जो है जिसमें कब से एप्लीकेबल है, टाइप ऑफ एंटरप्राइज क्या है और उद्यम नंबर जो है उसका फील्ड आप मैपिंग में कर सकते हैं। थर्ड वन, अगर बायर कंसर्न रेज करता है और उसमें 10 दिन लगे तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैली में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो टैली में अगर 10 दिन का ऑब्जेक्शन हुआ है जब हमने ऑर्डर फुलफिल किया और 10 दिन के बाद वो जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन फुलफिल हुआ तो टैली को ड्यू डेट कैसे पता चलेगा? टैली को ऑब्जेक्शन हुआ है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम वाउचर इफेक्टिव डेट जो है उस वाउचर इफेक्टिव डेट में जो जिस डेट को रिजोल्यूशन हुआ है उस डेट को हम डाल देंगे ताकि टैली को पता चले कि एज पर MSME जो ड्यू डेट है वो कौन सी होनी चाहिए, करेक्ट। सो जब बायर का जो कंसर्न है जिस दिन को सॉल्व हुआ, फुलफिल हुआ, कंप्लीट हुआ, करेक्ट, उसी डेट को हम वाउचर इफेक्टिव डेट में डाल देंगे ताकि जो भी इफेक्टिव डेट है MSME के हिसाब से जहां पे ऑब्जेक्शन है किसी पर्टिकुलर इनवॉइस में वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और एक्सटेंडेड ड्यू डेट का बेनिफिट जो है एज पर MSME एक्ट, अगर ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर उठाया गया है तो उसका बेनिफिट जो है वो टैली प्राइम के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाए, करेक्ट। क्या मुझे फॉर्म 1 नील फाइल करना जरूरी है? नहीं, अगर आपने सारे पेमेंट्स टाइम में किए हैं और कोई भी ओवरड्यू नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। अगर ड्यू डेट कैलकुलेशन वाउचर और इनवॉइस डेट से डिफर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वाउचर इफेक्टिव डेट फील्ड का यूज आसानी से कर सकते हैं टू अकोमोडेट एक्सेप्शंस। कुछ सिचुएशन जो कि नॉर्मल नहीं होती है ट्रेड और इंडस्ट्री में या तो कस्टमर प्रैक्टिसेस के हिसाब से। क्या फॉर्म 1 मैंडेटरी है MSME रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए? फॉर्म 1 मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए ही। फॉर्म 1 मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए। कंपनी के अलावा वो किसी को फाइल नहीं करना होता, प्लीज नोट। सो MSME रजिस्ट्रेशन जो है उसके क्या बेनिफिट्स है वो हमने देखे, करेक्ट। टैली प्राइम में वो जो MSME के एनहांस प्रोविजंस है उससे कैसे MSME के लिए उनका जो पेमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन, उनका ट्रैकिंग, उनका रिपोर्टिंग कैसे आसान हो जाता है। MSME फॉर्म 1 और सेक्शन 43BH का जो रिपोर्टिंग है वो कैसे कस्टमर को बहुत आसानी से टैली प्राइम से मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द एनहांसमेंट, दैट इज ई-कॉमर्स रिपोर्टिंग GSTR 1। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ई-कॉमर्स रिपोर्ट है उसमें क्या नया आया है। सो GSTR 1 में जनवरी मंथ में 2 नए टेबल आए हैं, टेबल 14 एंड टेबल 15। सो हम यहाँ पे बात करते हैं टेबल 14 की। सो टेबल जो 14 है वो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ई-कॉमर्स सप्लाई, मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट वो जो प्लेटफॉर्म है उसको हम बोलेंगे ई-कॉमर्स कंपनी, और ई-कॉमर्स सप्लायर मतलब वो जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो ट्रेडर्स या तो जो रजिस्टर्ड डीलर्स माल बेचते हैं उसको हम बोलेंगे ई-कॉमर्स सप्लायर्स, ठीक है। सो ई-कॉमर्स सप्लायर जो है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी माल बेचते हैं उनके लिए टेबल 4 में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेटली स्पेसिफाई करनी होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन?
सो टेबल 4 में दो टाइप्स है, फर्स्ट 14A 14B। सो 14A में उनको ऐसी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करनी होगी जहां पे ई कॉमर्स कंपनी ने टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है, और टेबल नंबर 14B में उनको ऐसे सप्लाईज, ऐसी सेल्स उनको रिफ्लेक्ट करनी होगी, बतानी होगी, डिस्क्लोज करनी होगी जहां पे ई कॉमर्स कंपनी ने टैक्स पे किया हुआ है, जीएसटी पे किया हुआ है, करेक्ट। और जो टेबल नंबर 15 आया है, टेबल नंबर 15 आया है, वो टेबल नंबर 15 जो है वो ई कॉमर्स कंपनी के लिए है, मतलब कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके लिए है। सो आई होप दिस विल बी क्लियर कि कौन सा टेबल किसके लिए है। सो टेबल नंबर 14 जो है वो पोर्टल पे कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है। कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी गई है? जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा, लाइक। उसके बाद नेट वैल्यूज ऑफ सप्लाईज। नेट वैल्यूज ऑफ सप्लाईज मतलब सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, वो सब एडजस्ट करके नेट वैल्यूज चाहिए। आईजीएसटी, उसके ऊपर टोटल बिजनेस पे कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, उतनी ही डिटेल मांगी गई है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल पे डिटेल नहीं मांगी गई है, एज फार एज द फॉर्मेट दैट वी आर व्यूइंग ऑन द स्क्रीन, करेक्ट। तो 4.1 में वो हम कैसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी और जीएसटी रिपोर्ट्स में हम चले जाएंगे, जहां पे जीएसटीआर 1 में जाएंगे। जीएसटीआर 1 में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे जीएसटीआर 1 जो है वो एज यूजुअली भरना है। हम चेंज व्यू करेंगे, चेंज व्यू के बटन में जाएंगे, वहां पे एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा, ई कॉमर्स समरी। जैसे ही ई कॉमर्स समरी में जाएंगे तो यहाँ पे पार्टी वाइज जो है, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाइज जो भी वैल्यूज और डिटेल्स मांगी गई है वो यहाँ पे आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे कि अमेजोन के 94 वाउचर्स है और उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो एक्स है। इसके अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो सारा एडजस्टमेंट करके जो नेट सप्लाईज वैल्यू है वो यहाँ पे टोटल फिगर आ जाता है, और ये ही टोटल फिगर जो है वो टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करनी है, राइट। सो जितने ई कॉमर्स ऑपरेटर से डीलिंग हुई है उसके हिसाब से सिंगल रो में वो जो सप्लाईज की डिटेल्स है वो टेबल 14 में जानी है। सो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टेबल 14 में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो ये रिपोर्ट के हिसाब से जाएगी, करेक्ट। और वो जो डिटेल्स है वो पोर्टल में जाके मैन्युअली फिल करनी है। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है? जो भी एग्जिस्टिंग वे से जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं वैसे ही जेसन एक्सपोर्ट करके या तो एक्सेल एक्सपोर्ट करके उनको वो कंटिन्यू करना है। जो भी ई कॉमर्स में टेबल 14 में रिपोर्टिंग है वो उनको टैली रिपोर्ट से एक रिपोर्ट में टोटल वैल्यूज निकाल के उनको पोर्टल में जाके पार्टी वाइज अपडेट करना है, करेक्ट। बाकी सारी चीजें जो है वो एज यूजुअल ही रहेगी। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर ये टेबल 14 में हमने जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन की है वो डिटेल्स जो है वो 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, करेक्ट। सो यहाँ पे टेलीप्राइम 4.1 में जो दो मेजर एनहांसमेंट है उसका शोकेस खत्म करते हैं। वी हैव अ लिमिटेड टाइम फॉर Q&A, सो लेट मी just go through few Q&As. Need credit days column in outstanding. Yes, credit days column जो है वो आप FTL configure से definitely ले सकते हैं। उद्यम साइट पर ऑटो चेक करता है क्या? एज ऑफ नाउ नहीं करता है। उसके बाद where the written complaint raised to be added and can we keep the reference, तो जहां पे ऑब्जेक्शन है वो डेफिनेटली वाउचर इफेक्टिव डेट के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
For a single party, we can have agreement and also without agreement for some transactions. Yes, definitely हो सकता है. That will definitely be taken care at the transaction level as well. Okay. The date is calculated from voucher date, but in the example you discussed, it is never voucher date. सर समझ में नहीं आया क्या पूछना चाहते हैं. I think it is not clear. We can talk in detail. After clearance of invoice, can we see the report that in how many days particular invoice is cleared? Yes, हमने देखा कि हमने जो एक रिपोर्ट देखा उसमें क्लियर डेट भी दिख रहा था कि ड्यू डेट क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है और क्लियर डेट क्या है, वो भी लास्ट कॉलम में आ रहा है. सो जैसे आपके पास जैसे ही 4.1 आ जाता है, प्लीज एक्सप्लोर दिस, यू विल गेट दैट ऑप्शन इन F12. If not maintained bill by bill, how outstanding MSME will be? सचिन जी, अगर MSME में करेक्ट रिपोर्टिंग चाहिए तो बिल बाय बिल मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है एट द मोमेंट, क्योंकि जो इनपुट लेवल पे ही नहीं है तो फिर आउटस्टैंडिंग लेवल पे ड्यू डेट और ड्यू डेज कैलकुलेट नहीं हो पाएगा. Is due report available for creditors before 5 days और 10 days of due date? वहां पे डेज में आपके पास ऑप्शन है, आप वहां पे नंबर जो है वो मैन्युअली पुट कर सकते हैं कि कितने डेज के अपकमिंग आपको दिखने हैं, वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक है. If the partial payment done, can we get the partially expense allowed for respective year? Sir, that's a statutory question. We should discuss with the consultant whatever stand they are going to take. Can Tally Auto Calculator indicate the interest applicable if payment entry has been made after MSME due date? So that can be taken as a feedback, sir, definitely. But first challenge यहाँ पे ये है कि we should take this benefits to the customers. We should take this release to the customers, and then we'll definitely, give this feedback to the team. I'll note this down. Just give me a moment. But at the moment, whenever you configure the interest rate, you can definitely get it auto calculated if somebody is going to pass an entry. If we add effective date for MSME, that will problem at GST report? No, the GST is a separate thing and MSME is a separate thing. Both will not collide. Suman ji, need more clarity on e-commerce supply report. If you have specific question, please do reach out to us offline. We'll definitely discuss in detail. How interest amount will be calculated? So interest amount जो है वो calculate होगा as per monthly compounded method. So अगर मेरा 6 महीने के लिए ओवर ड्यू है और मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, सो हर महीना कंपाउंड होगा और हर महीने का इंटरेस्ट ऐड होके कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो गिना जाएगा. Who will help in resolutions for retrospective changes for financial year 23-24? Obviously, sir, client will have to, customer will have to take care of for this, challenges, because whatever is due, there can be maximum 45 days of due. So whatever is outstanding, they'll need to, clear out before the March end to avoid any disallowances, potential disallowances. That will have to be taken care from the customer perspective, client perspective. E-commerce party, how it is identified? It is identified from the party ledger master. Multi-ledger with same MSME number. Tapan ji is not clear. Multi-ledger with same MSME number. If a party is one, definitely the MSME number will be one. If there is a separate situation, please do let us know through email or phone or WhatsApp. We'll definitely go in details of that.
So, yes, MSME Act applicable which financial year? For financial year 23-24, it is applicable as far as the update we have, as we hear from the government. Invoice print option due date ka, Vinay ji, not clear. If objection is not clear, then how outstanding is calculated? If objection is not clear, still the due, so the calculation of due date will not start. How to know whether a customer is signed a mutual agreement? So we can configure a 1545 based on that. So customer has to take care of that. If it is mentioned on the invoice, it is a return. If it is mentioned on the order, it is a return. That agreement has to be written. Agreement means mentioned on the invoice, mentioned somewhere on the piece of document, correct? Purchase order or sales order, right? But it has to be in writing. It cannot be oral. Is there any certain penalty in due days are not maintained in properly? There is only a provision for interest on late payments. So as of now, we should consider the 3 times interest as a consequence, right? Can the information in due date section be considered an agreement? Can the information in due date section be considered as an agreement? Yes, Sumanji, it can be considered as an agreement. It will. One can calculate the implied credit days based on the due date and invoice date gap. Why we are not giving conflict raised and just hold on and conflict cleared date new fields? Sir, it is on the PM to decide. Let this be handled holistically, right? What if the partial payment has been made? If the partial payment has been made, one should reach out to their own consultant to decide what stand they'll take up while filing the taxes. Where can I see raised objection in Teleprime? So the objection raising process is happening outside Tele. So that process is not meant to be captured inside Teleprime. What we can ensure is if there is an objection and there is some sort of objection which is not cleared or cleared. So whatever is cleared, you can specify in the voucher effective date so that it is being taken care from the MSME perspective. You cannot see raised objection in Teleprime. How to action taken against paid after due date? So there is no mechanism right now to track the action to be taken against payment after due date. There is no set procedures. The only thing is that mutual between both the parties, right? At the moment, there is no mechanism. It might come up in the future. I think we have fairly covered a lot of questions, and if there is something, please do reach out to us separately. Over to Sanjay Shukla. Parth, if you can just mute. Thank you so much, Parth. Actually, this was meant only for 1 hour, but we've already extended for more than 20 minutes. And thank you so much for taking it in so much detail. हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग आपको एक बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि we are still not able to answer. So I will share the recording. I will along with the presentation. तो उसके साथ में एक मैं छोटा सा लिंक भी शेयर कर देता हूँ जहाँ पे आप जो आप क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड रह गए हैं वो आप हमें वापस भेज दीजिए और जो भी क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पे लिए हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग एक एफएक्यू की तरह क्यूरेट करके आपके साथ हम लोग फिर से शेयर कर देंगे तो आपका एक और 1 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा ओके सो विद दैट आई विल जस्ट कंक्लूड फॉर नाउ
And the release, yes, a lot of questions have come about the release date. So the latest update that I have is it is going to get live by today evening. आज शाम तक ये live होने वाला है if everything goes well. Okay, and we will be able to pitch this to our customers from tomorrow onwards. ठीक है, so with that we are signing off for now, and हम लोग आपके साथ recordings और PPT शेयर कर देंगे along with the the questionnaire जहाँ पे आप ये सब details शेयर कर सकें. So thank you so much. Thank you for joining in, and thank you for your support and time. Thank you so much. Thank you, Parth. Thank you.